हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। जो पहले दो चैप्टर्स थे लक्ष्मीकांत के, वो मैंने अभी कवर नहीं किए, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। तो उसको थोड़ा इन डिटेल में देखना पड़ेगा, वो लक्ष्मीकांत में इतना है नहीं, और फिर है ना डायरेक्टली समझ नहीं आएगा क्योंकि एक सीक्वेंस होता है हर चीज़ का, राइट। तो वो समझना जरूरी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे क्या आया, कौन सा साइमन कमीशन, कौन सा कैबिनेट मिशन, ये सब वहाँ पे तब अच्छे से देखेंगे। तो अभी हमें सिर्फ ये देखते हैं। इससे पहले वाली दो वीडियो है ना, वो आप देख लेना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके सीलिएंट फीचर्स देख रहे हैं हम, ठीक है। तो और हिस्ट्री और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें देखेंगे हिस्ट्री में ही, राइट। तो पॉलिटी देखते हैं, तो पॉलिटी स्टार्ट करें पूरी। तो देखते हैं आगे क्या है, तो देख लेते हैं। अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे हम आगे। तो है ये सेलिएंट फीचर्स में क्या क्या आता है। ये हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कई सारे वेरियस सोर्सेज से ड्रॉन किया है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारे, और ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है। वो बताऊंगा मैं कैसे इसका रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। और फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बाइस्ड है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये दोनों चीज़ हैं। और एक और है कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और अदर फीचर्स में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपीज हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और फंडामेंटल ड्यूटी है, सेकुलर स्टेट है, ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इंडिपेंडेंट बॉडीज है कुछ, वो भी देखते हैं कौन कौन सी हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस है और 3 टीयर्स गवर्नमेंट सिस्टम्स है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने देखा होगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं कि वो रिटन भी होते हैं, जैसे कि अमेरिकन, ठीक। और कुछ होते हैं कि अनरिटन होते हैं, जो बाय कन्वेंशंस चलते हैं, राइट। तो वो हैं ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश का आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो है। तो इंडिया ने क्या किया, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया है। क्यों किया कि हमने हर चीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली एलैबोरेट करते हुए इन डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया पूरा, कि हर चीज़ की डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। और सारा कुछ कवर किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे इंडियन में अनरिटन भी है, जो बाय कन्वेंशन चलती है, प्रोसीडिंग चलती है, वो भी हैं, ठीक है। बट मेजॉरिटी क्या है, हम क्या बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, उसी के बेसिस पे ही हमने आगे प्रोविजंस बनाए हैं, ठीक। तो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसीलिए, राइट। तो ओरिजिनली क्या था कि हमारे में 395 आर्टिकल्स थे, जो कि 22 पार्ट में 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स क्या होता है कि है ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जब भी प्रोविजंस होते हैं ना, जो हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कवर नहीं कर पाए, उसके लिए हमने शेड्यूल्स बनाए हुए, ठीक है। और प्रिएम्बल प्रस्तावना, एक तरीके से क्या क्या है, क्या मतलब आइडियोलॉजी क्या है इसकी, ठीक है। तो एट प्रेजेंट आप देखो बहुत आर्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। 2019 के हिसाब से जो मतलब लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उसके हिसाब से 470 आर्टिकल्स हैं, जो 25 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, और 12 शेड्यूल्स हो गए, 4 ऐड हो गए, ठीक है। तो हमारा लेंथीएस्ट क्यों है कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ऐड नहीं रखते उसमें, कि खाली इसमें क्या ये सब नहीं है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन भी देते हैं कि कौन सी बॉडी का क्या काम है, वो क्या उसकी पावर्स है, ठीक है। ये सब भी डिफाइन करता है, इसीलिए वो कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल डॉक्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है। और हमने जितना भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज था ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ा, मोस्टली सब चीज़ कवर की हुई है इंडियन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
सेकंड पॉइंट है क्या, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। हमने कई सारी कंट्रीज से कई सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं। जैसे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे आप फंडामेंटल राइट्स का, जो हमने यूएसए से लिया है। हमने डीपीएसपी देखा, वो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, हमने क्या बोलते हैं आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो और फंडामेंटल ड्यूटीज देखते, ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए, रशिया जो एर्स्टवाइल यूएसएसआर था। तो हमने ऐसे ऐसे अलग अलग कंट्रीज जो भी अच्छी चीज़ थी ना, वो सब हमने उसका कॉन्सेप्ट लेते हुए एक मतलब एक अच्छा सा एक वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो और क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, एक अलग ही वीडियो बना देंगे उसकी। ठीक, उसके बाद क्या है, अब हाँ ये था, आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़, जैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, रिजिड क्या है उसका मतलब क्या है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन चाहिए, एक प्रोसीजर होता है उसके अमेंडमेंट करने के लिए। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत टीडियस टास्क होता है, वो इजीली हम नहीं कर सकते, उसकी मेजॉरिटी हाई चाहिए होती है। ठीक है, वो मैं आपको अमेंडमेंट वाला जब चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, और जैसे आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं हम उसको, अनरिटन है, तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी लॉज के बेसिस पे चलता है। तो ऑर्डिनरी लॉ से आप सिंपल सी मेजॉरिटी होगी, उससे आप उसको चेंज कर सकते हो बहुत जल्दी, मतलब उससे सही होता है और जल्दी हो जाता है वो। जैसे फ्लेक्सिबल को हम बाय लॉ बोलते हैं। आप देखें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे आप, जो ऑफिशियल जो भी वेयर एक्ट में होगा, वहाँ पे बाय लॉ लिखा होगा। जैसे मैं आपको जब फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ के बताऊंगा। तो आपको ये एक, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि दिस इज द डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको पता हो, क्यों क्वेश्चन तो पूछते हैं, क्यों डीप थोड़ा हो गया तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे, राइट। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ऊपर ऊपर से देखेंगे, एक मतलब रफ आइडिया उसका पता होना चाहिए कि है कि नहीं है। ठीक है, अब पूछ लिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन है कि नहीं है, नहीं है। ठीक है, खाली मेंशन है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं दी हुई ना उसकी। तो अब उसको हम क्या बोलते हैं कि जब बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस एक मेजोरिटी भी हो गया, ठीक है, 50% प्लस 1, वो उसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। और जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ 1 लेते हैं। तो इसका थोड़ा मतलब थोड़ा ये कम्बरसम टास्क हो जाता है, इजीली नहीं अमेंडमेंट कर सकते हम। ठीक है, उसके लिए लार्ज मेजोरिटी चाहिए। जस्ट एग्जांपल प्रेजेंट गवर्नमेंट देख सकते हो आप, एक मेजोरिटी गवर्नमेंट है, तो वो चेंजेस लाना उनके लिए आसान होता है। बाकी अगर अपोजिशन भी हो काफ़ी सारी, मतलब मेजोरिटी में ना हो गवर्नमेंट, तो आप सोच सकते हो कि कितना हार्ड होगा उसको चेंज लाना, अमेंडमेंट करना। ठीक है, तो जो रिजिड होता है वो आर्टिकल 368 में देखते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 प्रोविजन होते हैं, एक स्टेट्स का होता है, एक बाकी नॉर्मल होता है, वो उसी में कवर करेंगे, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद क्या, फेडरल सिस्टम में विद यूनिटरी बाइस्ड। अब फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल मतलब पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, कि ना कुछ पावर स्टेट को है, कुछ पावर सेंटर को है। ठीक है, तो इक्वली डिवाइडेड होती हैं। जैसे आप ये देखोगे कि 2 गवर्नमेंट्स होती है हमारी, स्टेट लेवल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और एक यूनियन का होता है। ठीक है, सेंट्रल को जिसको बोलते हैं। और जैसे उसके कुछ फीचर्स होते हैं, अब फीचर्स देख लो फेडरल के क्या होते हैं, कि उसमें डबल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, 2 गवर्नमेंट होगी, एक सेंटर की, स्टेट की। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर होगा, बिल्कुल उसकी सब्जेक्ट्स अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे उनके। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आप है ना ये फीचर्स याद रखना, ये फीचर्स ही पूछ लेते हैं, यूनिटरी के फीचर्स क्या हैं और फेडरल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन होता है, बनता है यहाँ से। ठीक है, तो मैंने ये दोनों डाल दिए। और क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है,
ठीक है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, राइट। इसलिए यूएसए में देखा होगा अपना बहुत कम्बरसम टास्क होता है उनका। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, बाई कैमरलिज्म होता है। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउसेज होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और टू गवर्नमेंट्स का मतलब हो गया सेंटर और स्टेट। और स्टेट में जाएंगे तो आप जैसे बाय कैमरलिज्म क्या हो, उसको एग्जांपल क्या हो गया, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, जिसमें एमएलए और एमएलसी होते हैं, राइट। उसके बाद है जैसे अब यूनिटरी के फीचर्स देख लो आप। स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, यूनिटरी है ना, तो मतलब सेंटर जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, सिंगल सिटीजनशिप होगी, हर चीज होगी तो मतलब सेंटर के अंडर होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल एक तरीके से कनाडा मान सकते हैं आप, ठीक, कि वो हमने वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना कॉन्सेप्ट, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी पावर्स, ये कनाडा का ही है, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें दिखा दूंगा आपको सारा एक साथ। उसके बाद क्या है, और फीचर्स क्या हैं इसके, जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है, सब इंटीग्रेटेड है। अब देखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी था, वो क्या फीचर है हमारा फेडरल है, और इंटीग्रेटेड क्या है, यूनिटरी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर करेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, और कई सारे हैं, ये बस मेजर जो थे वो इसमें लिखे हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या है, जो टर्म फेडरेशन है ना, वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट आर्टिकल, जो आर्टिकल फर्स्ट बोलता है, हमारा पहला आर्टिकल, वो बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारा यूनियन की बात करता है। अगर आप यूनियन का मतलब समझते होंगे तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है यूनियन, कि दो सेट्स का यूनियन होता है कंबाइन करके, ऐसे ही यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट्स, राइट। तो ये याद रखना। और हाँ, क्या है कि जो स्टेट्स होते हैं ना इंडिया में, उसको राइट टू ससीड नहीं है, ठीक। और जो फेडरेशन है वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं हुआ है, स्टेट से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, राइट। तो ये दोनों चीज दिखती है मैंने। अब कुछ लोगों के इसके ऊपर व्यूज हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे केसी आयर्स हैं, वो बोलते हैं इसको क्वासी फेडरल, ठीक है, कि कुछ यूनिटरी है कुछ फेडरल है, क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको, ठीक है। और जैसे ग्रेविन ऑस्टिन है, वो बोलते हैं इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये आप कई बार है टर्म्स देखते होंगे न्यूज़पेपर में, तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई आपसे पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, सबसे मेजर फीचर तो यही बताएंगे आप कि क्वासी फेडरल है, कोऑपरेटिव फेडरल, कॉपरेशन के थ्रू चलता है ना सेंटर स्टेट्स के, राइट। तो उसके बाद क्या है, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, ये इन्होंने बताया था। बस ये कुछ व्यूज़ हैं, ये याद रखेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट है ये दो ही हैं, फोर्थ वन भी आप याद रख सकते हैं। तो ये किन ने दिया था ना, कई बार ये भी पूछ सकते हैं, ये स्टेट पीसेस में ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। उसके बाद क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑप्ट किया है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने ब्रिटिश का, मोस्टली हमारा ब्रिटिश सही था, कॉलोनी थी हम इंडिया ब्रिटिशर्स की, तो इसलिए मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो वो ब्रिटिशर्स का ही मिलेगा आपको, राइट। तो पार्लियामेंट्री क्या होता है कि उसका किस पे बेसिस होता है, उसके कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की बेसिस पे होता है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में होती है, राइट। और जो प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में होती है कि है ना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग होंगे। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो कैबिनेट है ना, वो लेजिस्लेटिव से ही ड्रॉन होकर निकलती है, ठीक है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो सारे एमपीज तो होते हैं, बाकी प्रेसिडेंशियल में ये होता नहीं, वो दोनों अलग अलग होते हैं, उनका अलग होगा, एग्जीक्यूटिव वाले अलग होंगे और उनका अलग होगा,
लेजिस्लेटिव का, राइट। तो इसीलिए जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये वेस्टमिंस्टर एक जगह है वहाँ पे यूके में, ठीक है। तो वेस्टमिंस्टर, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, याद रखना, ठीक है। यही प्रोनाउंस होता है, वैसे होता है। और उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल क्यों? कि हमारे को जो भी एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? पार्लियामेंट को होंगे, राइट। और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ये कैबिनेट भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होती है ना, कैबिनेट गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो पार्लियामेंट को, ऐसे। इसीलिए हमने ये ऑप्ट किया, राइट। और ये सेम स्ट्रक्चर हम स्टेट्स में भी देखते हैं। आगे देखते हैं। तो कुछ फीचर्स हैं, ये फीचर्स याद रखेंगे। फीचर्स क्या है कि हमने प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल आपको पता ही होगा और रियल भी। नॉमिनल एक तरीके से आप प्रेसिडेंट को मान सकते हैं, ठीक है, जैसे हम नॉमिनल हेड बोलते हैं और रियल हेड बोलते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट और पीएम को। और अब ये देखो मेजोरिटी पार्टी रूल होता है कि मेजोरिटी जिसकी होगी, ये नहीं कि 50% से ज़्यादा हो, जिसकी भी मेजोरिटी, जो सबसे ज़्यादा वोट ले रखा है जिसने, उसकी पार्टी बनती है। मेजोरिटी रूल पार्टी बोलते हैं, ठीक है, पार्टी रूल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, वही अभी मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? जैसे कई सारे मिनिस्टर्स, जितने भी सारे, वो रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? पार्लियामेंट को होते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव है ना, तो वो पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटर को होते हैं रिस्पॉन्सिबल। और मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर्स, ये भी देखे हैं, मगर मिनिस्टर्स होते हैं लेजिस्लेचर में होते हैं, ठीक है। एमपीज जो क्या बोलते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे एमपीज ही होते हैं, ठीक है, जितने भी कैबिनेट है। और लीडरशिप ऑफ पीएम, ये तो सबको पता होगा, सीएम और पीएम, ठीक है। तो हम इसको प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का होता है, ठीक है। वहाँ यूएसए में नहीं देखेंगे कि आपके सेनेट का ये डिसोल्यूशन हो गया, वहाँ पे नहीं होता है ये सब, ठीक है। तो इंडिया में होता है, क्योंकि ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं इसमें, इसीलिए डिसोल्यूशन होता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राइट। इसे इसका हाउस ऑफ पीपल भी बोलते थे। तो कुछ चीज अब ब्रिटिशर्स पैटर्न में और इंडियन पैटर्न में ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। इंडिया में वो नहीं है, पार्लियामेंट कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है, पूरे इंडिया ही है, राइट। वहाँ पे सॉवरेन बॉडी है ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इंडिया में जो इलेक्टेड होता है, हमारा जो हेड होता है इलेक्टेड होता है, इसलिए हम रिपब्लिक भी बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है। जो हेड ऑफ द स्टेट क्या है, यहाँ पे कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा। और ब्रिटिश में क्या होता है, हेरिडेटरी हेड होता है, मोनार्की है वो, ठीक है। मतलब क्वीन होगी या फिर किंग होगा, है ना, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, तो वहाँ पे क्राउन है, राइट। और तो फिर जो भी क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जैसे इंडिया का हो या ब्रिटेन का हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर का एक मेजर रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, राइट। हो गया ये सब। अब आगे देखते हैं। और सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट क्या है, ये सब देखते हैं। ये मैंने आगे बता दूंगा आपको कैसे कैसे होता है, ठीक। अभी आगे देखते हैं ये, चलो देख ही लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ, जो हमने पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी वो हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ठीक है। और जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी है।
अब ये देखोगे जो जुडिशियल रिव्यू होता है, मान लो जैसे कोई एक्ट पास हो गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ना, उस पर चेक करती है उसको क्या वो वैलिड है कि नहीं है, राइट। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो है ना नैरो डाउन कर देता है उसको, जो पार्लियामेंट की पावर होती है उसको थोड़ा नैरो डाउन करता है, ठीक है, जो कि हमने यूएस में देखा है, ठीक है। तो इसलिए सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, ये नहीं कि पार्लियामेंट कुछ ही बना देगा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, भी कोई भी एपेक्स कोर्ट होगी वो उसको रिव्यू कर सकती है। तो इसलिए हम जो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो हम ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों का एक तरीके से कंबाइंड सिंथेसिस लेते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, ये मैं ना आपका आर्टिकल 21 में बताऊंगा, ठीक है, कि फेयरनेस भी चेक होती है और खाली ये नहीं कि डिसीजन हुआ, ठीक है। तो यही है इसमें मेजर, तो समझ गए होंगे। और आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। अब इंटीग्रेटेड हमने क्या देखा था, कौन सी पावर आ जाती है, ये यूनिटरी आ जाती है, ठीक है, यूनिटरी फीचर है। और इंडिपेंडेंट क्या है, फेडरल फीचर है, ठीक है। तो हमारी जो जुडिशरी है, जुडिशरी मतलब लॉ कोर्ट्स जितनी भी हैं वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अब देखेंगे सबसे ऊपर क्या आएगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके नीचे स्टेट लेवल पे क्या जाएंगे, हाई कोर्ट आता है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट के अंदर हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं और उसमें लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर एक तरीके से चेन है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। क्या अगर मान लो आपने जैसे सिंगल कोर्ट सिस्टम, अगर आप मान लो जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी आपने अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता है या फिर आपको डिलीवर नहीं होता जस्टिस, तो आप क्या करते हो, हायर कोर्ट में अपील करते हो, ठीक है, PIL लगा के। फिर उसके बाद हायर अगर हाई कोर्ट में भी नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में लगाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या एक तरीके से फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट जैसे वो ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के जो भी केसेस होते हैं या फिर बिटवीन द स्टेट्स जो भी इश्यूज चल रहे हों, ठीक है, कोई भी अपीलेट ट्राइब्यूनल हो उसका कोई इशू है वो वहाँ पे रेफर किया हो, ठीक है, अपील के बाय द अपील, तो ये सब देखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट देखती है, ठीक है। तो ऐसे फेडरल कोर्ट भी हो गई वो, ठीक है, सेंट्रल के लिए भी हो गई और स्टेट्स के लिए भी हो गई। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ये याद रखेंगे, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कि उससे ऊपर आप कोई अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाईएस्ट कोर्ट है, उसको एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं कि सबसे टॉप नॉच होती है, ठीक है। अब मेरे को ये मतलब इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रेसिडेंट के पास मर्सी पावर होती है और वो होते हैं, ठीक है, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में नहीं आती, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। वो क्लेमेंसी पावर हो जी, पार्डनिंग, वो अलग है, ठीक है। और क्या है कि हमारा गार्जियन ऑफ क्या है, फंडामेंटल राइट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स के हैं और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो इनको इंडिपेंडेंस इनकी सिक्योर रहे, तो इनके लिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दे रखे हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे रखा है, उसकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशन दे रखी है कि आप अगर अपॉइंट हो गया तो उसके बाद इतने साल के लिए रहेगा। उनके एक्सपेंसेस है वो चार्ज होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मेड नहीं है। और ये नहीं, ये उनको क्या बोलते हैं, अगर रिटायरमेंट के बाद भी उनको प्रैक्टिस करने के लिए बैन कर देते हैं। और पावर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी दी जाती है कि वो पनिश कर सकते हैं अगर कोई भी कोर्ट के अगेंस्ट बोला जाता है उनकी, ठीक है, जो उनकी इमेज को ख़राब करता हो। जुडिशरी की सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है एग्जीक्यूटिव से, तो ये सारे फीचर्स हैं। उसके बाद जो अदर फीचर्स में हम देखा होगा जैसे और क्या क्या आ सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ये याद रखेंगे जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उसी को हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं,
ठीक है, जो लीगल डेफिनेशन होगी वो यही है जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को हैं, कुछ पर्सन्स को भी हैं, ठीक है, सिटीजन्स को भी हैं, वो हम उसी में देखेंगे कौन कौन से किसको मिलते हैं, ठीक है। तो मेजर मेजर जो है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का राइट है हमारे को, जैसे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। फ्रीडम का राइट है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। मान लो अगर कोई आपका वॉयलेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो भी होता है, सॉरी फंडामेंटल राइट जो भी आपका वॉयलेट होता है, तो आप रेमेडीज ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके, राइट। जो फंडामेंटल राइट क्या होता है, तो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ठीक है। और क्या करता है फंडामेंटल राइट, एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर को कर्टेल करता है, ठीक है, उसकी लिमिट करता है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का एग्जांपल कोई पूछे तो फंडामेंटल राइट है वो, ठीक है, क्यों वो है ना अगेंस्ट द स्टेट है। स्टेट का मतलब है यहाँ पे, आगे मैं बताऊंगा पूरे आपको स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो आर्टिकल 12 में देखेंगे, ठीक है। एक तरीके से आप ये मान लेके पूरी गवर्नमेंट है उसको स्टेट बोलते हैं, अभी के लिए ये मान लीजिए, ठीक है। जितनी भी है स्टेट लेवल पे कोई भी जो भी सरकारी है वो सब स्टेट में आते हैं, ठीक है। उसकी स्टेट की डेफिनेशन अलग होती है, हम जो स्टेट्स पढ़ते हैं वो नहीं होता, राइट। तो उसके बाद क्या है, लिमिट करती है टेरेनी के, मतलब ये फालतू की, मतलब उनके पास पावर ज़्यादा ना आ जाए गवर्नमेंट के पास कि वो सिटीजन्स के राइट्स को ही कर्टेल कर दे, ठीक। तो ये है, और क्या इंपॉर्टेंट है ये आगे देखेंगे पूरे उसमें, ठीक है। रिट्स क्या होती हैं, क्या क्या उसको इन्फोर्स कैसे करा सकते हैं, जुडिशियल ये रिव्यू क्या होता है, वैसे रिट्स कैसे लगाई जाती हैं, कौन कौन सी रिट्स होती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है कि नो एब्सोल्यूट नहीं है, ये नहीं कि वो जो दे रखे हैं तो वही है, उसमें हम कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। मान लो जैसे आर्टिकल 19 में ही बोल देते हैं कि आपने, हाँ, जैसे हम कर्फ्यू लगाते हैं, राइट टू असेंबल तो है, ठीक है, लेकिन आप जब कर्फ्यू लगा तब आप नहीं कर सकते, तो वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है ना। तो रिस्ट्रिक्शंस में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या आता है, पब्लिक ऑर्डर, कि आप है ना ये नहीं कि आप पब्लिक ऑर्डर खराब करेंगे, धरना देने बैठ गए और ये करने लग गए, स्ट्राइक कर रहे हैं, वो नहीं, ठीक है। एक तो जैसे राइट टू ट्रेड है, ठीक है, तो राइट टू ट्रेड हमारे को देता है फ्री ट्रेड, आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके भी रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कि हम क्या बोलते हैं ड्रग्स बेच रहे, राइट। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन होता है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, खाली एक है, वो है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, ठीक है, जो आपको इसमें बुक में नहीं मिलेगा। तो बाय चांस अगर क्वेश्चन बनता है तो आप ये लिख लें कि आर्टिकल 17 इज एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। उसको भी देखेंगे आप क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसको इन्फोर्स करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले में चेक करेंगे। तो सैक्रोसेंट नहीं है, कैन भी, मतलब ये नहीं कि उनको कभी चेंज नहीं कर सकते, उनको हटाया जा सकता है, कर्टेल कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा तो सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ राइट्स रह जाते हैं जैसे आर्टिकल 20 और 21। इसमें देखेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आगे सब देखेंगे आर्टिकल कैसे होते हैं, सब याद हो जाएंगे ये, अभी तो बस दिख रहा है, लेकिन आगे सब याद हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टिव एक प्रिंसिपल सेट करे हुए हैं कि अगर मान लो स्टेट कोई पॉलिसी बनाती है तो उनके लिए क्या क्या, किन किन चीज़ों को दिमाग में रख के वो पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। तो हमारे जैसे हमने पार्ट देखे थे ना, हमने 22 पार्ट्स हैं, तो उनमें से पार्ट 4 है ना जो, उसमें डीपीएसपी को बताया है कि क्या क्या डीपीएसपी है, ठीक है। तो उसमें क्या 3 कैटेगरी में डाला हुआ है, ये सोशलिस्ट है जो जनता समाज के लिए अच्छे हैं, एक गांधीयन फिलॉसफी है, एक लिबरल है, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल,
ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये किस लिए होते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, तो लोगों की, जनता की भलाई करने के लिए, ठीक। तो ये है। और क्या होते हैं कि नॉन जस्टिसेबल भी होते हैं, ये नहीं कि जैसे वो तो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, अगर किसी ने वायलेट करा तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, लेकिन डीपीएसपी में ऐसा नहीं होता कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हमारे तो डीपीएसपी वायलेट हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कराती। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि कोई भी कंट्री की गवर्नेंस के लिए ना कुछ सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं, तो वही होता है कि ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, ठीक है। स्टेट की ड्यूटी होती है कि इन बेसिस पे हो गए, जैसे आप मैंने मैनिफेस्टो देखोगे किसी भी पार्टी का, तो उन्होंने डीपीएसपी के ही प्रोविजंस होते हैं ज़्यादातर, राइट। और यही सब है। और कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट केस भी है कि मिनर्वा मिल्स केस है जो सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है, इसमें ये क्या बताते हैं कि जो हमेशा है ना, हमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में ना बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, कि कैसे कौन सा ऊपर मतलब फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए या हमारे को डीपीएसपी को, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको फिलहाल ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया है, तो वहाँ पे देखेंगे पूरा इसको। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब ये ड्यूटीज़ हैं तो कहाँ से ली होंगी हमने कॉन्सेप्ट इसका, यूएसएसआर से, मतलब रशिया जो अभी है, ठीक है। पहले यूएसएसआर बहुत बड़ा था, फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो अब क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं है, ये याद रखेंगे, हमने बाद में ऐड किया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्रवण सिंह कमेटी, ये याद रखेंगे। और अमेंडमेंट कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे इसमें प्रोविजन ऐड करे गए थे, राइट। तो तब ये ऐड करी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, एक फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें और ऐड करी, ठीक है, वो 86th अमेंडमेंट एक्ट में हुई थी 2002 में, ठीक है, वो एजुकेशन वगैरह से है। जब एजुकेशन आया तो एजुकेशन वाले एक्ट ऐड कर दिया था इसमें। तो खाली एक आर्टिकल है जो इससे डील करता है, और जो पार्ट है वो है 4A, ठीक है। और आप देखेंगे आर्टिकल 51A, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, वो अमेंडमेंट को शो करते हैं। किसी भी आर्टिकल के आगे आप देखेंगे 51A, 43A या B, वो अमेंडमेंट शो करते हैं। स्मॉल लेटर्स देखेंगे तो वो उसके सब सेक्शंस शो करते हैं, सब क्लॉज जिसे बोलते हैं। आर्टिकल सब, जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज A सब क्लॉज, सॉरी 19 क्लॉज 1 क्लॉज A सब क्लॉज है, तो ऐसे होते हैं, राइट। तो ये किस लिए थे कि जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स है कि वो सिटीजन्स के लिए है, तो कुछ हमारी कर्तव्य भी बनता है देश के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी गई जो कि सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। ये याद रखें, सिटीजन्स के लिए होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। आप ये नहीं कि बाहर का कोई मान लो फॉरेनर आ गया, उसको बोलोगे फॉलो कर भाई, तो वो तो नहीं करेगा, वो तो बाहर का है, ठीक है। तो ये सिटीजन्स के लिए। ये भी नॉन जस्टिसेबल होती है, मतलब भाई आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में नहीं जा सकते कि इनको एनफोर्स करवाओ भाई, हमारा वॉयलेट हो गया, ठीक है। बाकी इनके बेसिस पे एक्ट जरूर बनते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कोई भी एक्ट पार्लियामेंट ने पास कर दिया कि इस फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करना है, तो हो सकता है ये। बाकी आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते। अरे फिर भी कोई जाता थोड़ी ना इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके कि मेरा ये वॉयलेट हो गया, ये तो खुद सिटीजन्स को ही बोल रहा है कि भाई आप क्या बोलते हैं, मूवी हॉल में खड़े हो रहे हो आप, राष्ट्रीय गान चल रहा है, तो वो ड्यूटी है, लेकिन फॉलो करने के लिए फिर उसके लिए लॉ चाहिए, उसको फॉलो करवाने के लिए, ठीक है, तो वो लॉ भी बनाया जाता है।
उसके बाद है सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है कि जो भी पर्टिकुलर कंट्री है उसका कोई कोई रिलीजन नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ये याद रखें। ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है उसका। इसके दो सेंस होते हैं, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने इंडिया में कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स है जो सेकुलर इन नेचर है। जैसे प्रियम्बल में ही वर्ड है सेकुलर, वो ऐड करा था हमने 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, 1976 से। और कुछ वर्ड्स है जैसे लिबर्टी ऑफ बिलीफ, कुछ भी आप बिलीव रख सकते हैं किसी के भी ऊपर। ठीक है, किसी पे भी फेथ रख सकते हैं, किसी की भी वर्शिप कर सकते हैं, राइट। और जैसे इक्वालिटी है कि भाई वो रिलीजन के बेसिस पे सबको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसमें ग्राउंड्स दे रखे हैं ना रिलीजन के बेसिस पे, ऐसे हैं। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रखा है, कई सारे आर्टिकल हैं इसमें। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दे रखे हैं। ठीक है, उसमें भी रिलीजन माइनॉरिटीज़ वगैरह आती है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब सिविल कोड मतलब क्या है कि जो सिविल लॉज है ना वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। अभी फिलहाल सबके अलग अलग लॉज हैं। ठीक है, हिंदू का अलग लॉ चलता है, मुस्लिम अलग चलता है, सिखों का अलग चलता है। तो जैसे वो एडेड तो ही सेकुलर नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो हम देखें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वहाँ से स्टार्ट होता है। अब वहाँ देखेंगे आप कि वो है नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि वो कोई भी रिलीजन में बिलीव ही नहीं रखते। ठीक है, तो वो सबको डिस्कार्ड करते हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि उसने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म लिया है कि वो क्या करता है कि हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, और इक्वली प्रोटेक्शन देता है। जैसे प्रोटेक्शन किस में दे रहा है वो? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, और कल्चरल और एजुकेशन राइट्स में भी देता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में भी दे रहा है। तो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है वो, और इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, और मोर ओवर क्या है कि जैसे और देखते हैं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ना। जैसे अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, कि पर्टिकुलर मान लो मुस्लिम कम्युनिटी है तो उसको मुस्लिम ही वोट देगा, तो वो अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो उसके बाद उसको हटाने के लिए हमने जॉइंट इलेक्टोरेट लाए, जिसे हम रिजर्वेशन भी बोलते हैं, जो टेम्परेरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है फॉर SC एंड STs, जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, उन्हीं को देते हैं जो भी कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो टेम्परेरी बेसिस पे है। आप ये देखेंगे हर 10 साल में अमेंडमेंट होता है, अभी भी अमेंडमेंट हुआ था। तो ये क्या रिजर्वेशन का एक्सटेंड करा जाता है। ठीक है, हर साल होता है। इनिशियली 15 साल के लिए था, फिर उसके बाद ये एक्सटेंड होता रहता है। पॉलिटिकल भी है और कुछ बाकी उस भी चीज़ पे बात नहीं करते। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ये इसका मतलब ये है कि वोटिंग राइट। ठीक है, राइट टू वोट जो है वो मतलब सभी को देता है। हर कंट्री में ये नहीं था, क्योंकि पहले मतलब कुछ कंट्रीज में तो ये भी प्रोविजन है, जो पढ़ा लिखा है ना सिर्फ वही दे सकता है, कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेवल उसने क्रॉस कर लिया उसके बाद ही दे सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, सबको राइट मिलता है। जो भी 18 साल से ऊपर है सबको राइट टू वोट है, कि वोट डाल सकते हैं, चाहे उसकी कोई कास्ट हो, कोई रेस हो, कोई रिलीजन हो, कोई सेक्स हो, कोई लिटरेसी, कितना पढ़ा लिखा हो, कितनी वेल्थ हो, कितनी कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने ब्रॉड बेस्ड क्या था उसका, बहुत ब्रॉड कर दिया है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी भी देखते हैं हम। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है। ठीक है, अब ये याद रखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, लीगल राइट है। ठीक है, जो RPA के अंडर आता है।
तो हाँ, एक चीज़ और है, 61st अमेंडमेंट एक्ट था जो 1988 का, उसमें 21 ईयर्स थी पहले जो एज, उसको कम कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया, बस ये है। और सिंगल सिटीजनशिप है, पहले क्या थी, थोड़ा जम्मू कश्मीर का था, अब वो भी नहीं है। ठीक है, तो सिंगल सिटीजनशिप ये क्या है, यूनिटरी फीचर्स है ना। ठीक, कि जितने भी सिटीजन्स हैं ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, कोई भी स्टेट्स का, उनको सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे पॉलिटिकल राइट्स, सारे सिविल राइट्स सब एंजॉय करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, कुछ कंट्रीज होती है जैसे यूएसए में, उसमें ड्यूल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग होती है, सेंटर की अलग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिपेंडेंट बॉडीज भी है। इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या होती हैं, किस लिए होती हैं, ताकि मान लो अगर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, मान लो इलेक्शन कमीशन में झोल हो गया, मतलब किसने बोलते कि फ्रॉड है, इलेक्शन अच्छे से नहीं हुआ यहाँ पे, तो ईवीएम में घोटाला है, ये हो गया, तो वो जैसे पॉलिटिकल बॉडीज जो पार्टीज होती है वो अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग चला सकती है ना, तो उसको कम करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज भी डाली गई है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है, पार्लियामेंट की भी और स्टेट लेजिस्लेचर की भी, स्टेट्स की भी करवाती है, वो प्रेसिडेंट के भी करवाती है और वाइस प्रेसिडेंट के भी करवाते हैं। ठीक है, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। आप ये देखेंगे कि जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है ना, वो चेक करता है, ये ऑडिट एंड अकाउंट करता है पूरा। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी है, ठीक है, जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ठीक है, और स्टेट के भी पीएस आ जाते हैं इसमें। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए क्या है, मतलब इनके प्रोविजंस क्या है, अगर इंडिपेंडेंस के लिए होना है, तो क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ठीक है, फिक्स सर्विस कंडीशन है, वही है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, फंडम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और काफ़ी सारे। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखेंगे कि जैसे इमरजेंसी लगती है तो जो प्रेसिडेंट होता है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में मिल जाती है, मतलब पावर मिल जाती है उनको, एग्जीक्यूटिव को, प्रेसिडेंट को पावर मिलती है, प्रेसिडेंट लगाते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप की इमरजेंसी होती है। जैसे नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, जिसे प्रेसिडेंट रूल बोल देते हैं कॉमनली, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ये अलग से चैप्टर देखेंगे इसका पूरा, ये भी। ठीक है, इन डिटेल देखेंगे इसको, और ये सभी इन डिटेल देखेंगे। जैसे इंडिपेंडेंट बॉडीज है, पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन देखेंगे, कैग देखेंगे, कैग बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूपीएससी का देखेंगे, कैसे कैसे क्या ऑल इंडिया सर्विस के आते हैं। ये तो छोटा टॉपिक है, सिंगल सिटीजन है ये टॉपिक। ठीक है, और ये देखेंगे राइट टू वोट कैसे मिलता है। बाकी इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट कर रखा है वो है बस। और क्या देखेंगे, सेकुलर की स्टेटमेंट देखेंगे, प्रीएम्बल में क्या है, क्या होता है। बाकी बेसिकली यही है, इसको यहीं पे रैप अप कर देंगे, बाकी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे वहाँ पे। फंडामेंटल ड्यूटीज इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, डीपीएसपी देखेंगे, और फंडामेंटल राइट्स तो देखना ही है सारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी में कुछ भी है तो वो ये फंडामेंटल राइट्स, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। राइट, तो इंडिपेंडेंट बॉडीज हो गई, इमरजेंसी प्रोविजन हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन में क्या, ये कौन सी है, यूनिटरी फीचर्स है ना, कि जैसे फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, सारी पावर सेंटर को आ गई, प्रेसिडेंट को पावर आ गई, स्टेट के पास तो पावर नहीं रही। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने ये भी देखा था एक स्टेट में, अभी स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाया था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वो कैसे लगता है, या फिर आप ये देखो जम्मू कश्मीर का कैसे इशू चला था, कैसे कर्टेल किया। ठीक है, उसके बाद 3 टियर सिस्टम है गवर्नमेंट का,
सबसे ऊपर सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं। वैसे गवर्नमेंट तो कुछ नहीं होती, वो एम एस नॉर्मल है, ठीक है। वो देखेंगे कैसे। तो ओरिजिनली तो था नहीं ये हमने ऐड करा है, क्या बोलते हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 का, उसमें हमने 2 लोकल बॉडीज़ को ऐड किया है, ठीक। जिसमें से 73rd में जो आया था वो पंचायत राज को ऐड किया हमने, ठीक है। और एक न्यू पार्ट ऐड करा 9th और 11th शेड्यूल में ऐड किया है। और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें हमें म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया, ठीक है, जो टाउन लेवल पे आती हैं। उसमें 9A पार्ट ऐड हुआ है और 12th शेड्यूल हुआ है। तो 12 शेड्यूल हो गए हमारे टोटल अब तक के लिए। और एक और फीचर है कॉरपोरेट सोसाइटीज़, ये आपने देखा नहीं होगा कहीं भी। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, BCCI क्रिकेट वाली, ठीक है। और अमूल हो गई, अमूल दूध पीते हैं, ठीक है। तो ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि कई सारे लोग, एक तरीके से कमिटी सिस्टम नहीं होता, उसी टाइप का होता है कोऑपरेटिव्स। मान लो कि 4 लोग 10 लोग मिल गए, ठीक है। 10 लोगों ने आपस में कोई कमेटी बना ली, एक सोसाइटी टाइप बना ली और उस बिजनेस को आगे क्या बोलते हैं बढ़ाने लग गए। तो एक तरीके से वही होता है कमेटी टाइप का, एक कमेटी टाइप के याद सकते हैं। तो ये प्रोविज़न हमने ऐड करा था 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 का। तो ये याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इसको याद नहीं रखना, ठीक है। ये इतना ही बहुत है, आगे ज़्यादा पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, सब चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। बहुत चीज़ें छोड़नी भी होती हैं। तो ये प्रोविज़न किस किस में आते हैं वो याद कर लो। आर्टिकल 19 में, ठीक है। और DPSP में कौन कौन से आते हैं, 43rd B। अब देखो B आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या अमेंडमेंट के थ्रू है, देखा कैपिटल लेटर से ना, ठीक है। और एक पार्ट ऐड करा हुआ है 9B, उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, आर्टिकल दिए हुए हैं ये सब। और कुछ भी चेंजेस होता है, जैसे अब ये चीज़ याद रख लो, जैसे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि अगर मल्टीपल स्टेट्स के लिए बनानी हो ना तो पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। और विद इन द स्टेट बनाना कोई लॉ उनके रिगार्डिंग तो स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया, उसके अंदर BCCI बना दी, ठीक है। और अब आता है मेंस का पोर्शन, ठीक है। जो क्रिटिसिज्म है वो क्रिटिसिज्म देखेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ, उसमें क्रिटिसिज्म देखते हैं, ओके।